हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियर का एक बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे। ये इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी का चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 200 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एक सिंपल वन बाय वन देखते हैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में। तो सबसे फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, दैट इज़ 200 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज प्लॉट ऑफ। दोस्तों द फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लो अगेंस्ट टाइम, डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो बोल रहा है किस में वो फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो किस में वो ड्रा किया जाता है, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डार्क ज़्यादा है, इसको कम करते हैं पहले। फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है वो सिंपली क्या होता है और किस में ड्रा किया जाता है। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है उसको ड्रा करने के लिए हम लोग स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम यूज करते हैं, दैट इज अगेंस्ट स्ट्रीम डिस्चार्ज एंड द परसेंटेज ऑफ टाइम फ्लो कॉल एक्सीडेड। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये जो इसमें जो दिया हुआ है द डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जो होता है ये अलग टाइप के लिए होता है। डबल मास कर्व जो निकालते हैं उसे ड्रा किया जाता है, या मास कर्व इसको ड्रा किया जाता है डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो है ये मास कर्व के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 201 देखते हैं। DAD मीन्स डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है इसका एनालिसिस किस लिए किया जाता है। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो है ये ड्रा किया जाता है हाउ मच ऑफ रेनफॉल विल अकर्स ओवर द वेरियस एरिया, मीन्स कितना रेनफॉल हुआ है, कितना रेनफॉल हुआ है किसी एरिया में। अगर किसी एरिया में जो रेनफॉल होता है वो कितना हुआ है उसी को मेजर करने के लिए हम लोग डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व का ड्रा किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन का एनालिसिस फॉर द कैचमेंट और इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉर गिवन स्टॉर्म द मैक्सिमम डेप्थ इंक्रीज। सिंपल हम लोग देखें डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है किसी गिवन एरिया में कितना कैचमेंट कितना रेनफॉल हुआ उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कह रहा है फॉर ए गिवन स्टॉर्म, कोई गिवन स्टॉर्म है, द मैक्सिमम डेप्थ इंक्रीज विथ एरिया, जो डेप्थ होगा वो इंक्रीज करेगा विथ एरिया का। मीन्स जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा क्या डेप्थ इंक्रीज करेगा, नहीं, डेप्थ जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से पहला मेरा गलत हो गया। फॉर ए गिवन एरिया, कोई एरिया गिवन है इस बार, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इंक्रीज विथ स्टॉर्म ड्यूरेशन। गिवन एरिया द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ, जो डेप्थ है रेनफॉल इंक्रीज विथ स्टॉर्म ड्यूरेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डेप्थ बढ़ेगा। हाँ, डेप्थ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, मीन्स ये सही है। यहाँ से कह सकते हैं ये जो एरिया के साथ जो होगा ये डिक्रीज करेगा, और ये जो है मेरा डेप्थ जो है रेनफॉल इंक्रीज करेगा जब एरिया मेरा कांस्टेंट है, दैट इज बी सही हो जाएगा। सिंपल हमको याद रखिए, यही रखना है इस टॉपिक, इस क्वेश्चन में, कि डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है उसका मेन यूज किया जाता है किसी गिवन एरिया में प्रेसिपिटेशन कितना हुआ उसको एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग इरिगेशन का एक बिल्डिंग पॉइंट है, तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट जो होता है एक सॉइल का करेक्टरिस्टिक है, दैट इज ये सॉइल करेक्टरिस्टिक, दैट इज बी। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट सॉइल करेक्टरिस्टिक है। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर इन ए बेसिन मीन्स कंबाइंड यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। कंजप्टिव यूज होता है, कंजप्टिव यूज होता है वो क्या होता है, कंजप्टिव यूज जो है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इन बेसिन, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इन बेसिन, क्या कह रहा है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इन बेसिन मीन्स, कंजप्टिव यूज क्या कहता है, कंबाइंड यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एज वेल एज हाइड्रो पावर जनरेशन। नहीं, कंजप्टिव यूज ये नहीं होता। कंजप्टिव यूज होता है जो सरफेस वाटर, जो सरफेस में कितना यूज हुआ वाटर का, और वाटर जो सरफेस में जितना यूज हुआ और वाटर ये अंडरग्राउंड कितना यूज हुआ, वो दोनों का कंबाइंड। तो इसको कह सकते हैं कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस, कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस
कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस, कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो ग्राउंड वाटर में अगर ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर जितना वाटर यूज हो रहा है इसको सरफेस वाटर कहते हैं, और ग्राउंड वाटर अगर ये ग्राउंड लेवल में रहा है, ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे जितना वाटर यूज हो रहा है उसको ग्राउंड वाटर रिसोर्स कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं जो कंजप्टिव यूज जो होता है किसी बेसिन का, वो कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस प्लस ग्राउंड वाटर, दैट इज बी इसका। सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, द ट्रैक्टिव फोर्स मेथड ऑफ डिजाइनिंग स्टेबल चैनल इज एप्लीकेबल टू चैनल। जो ट्रैक्टिव फोर्स है मेथड, ट्रैक्टिव फोर्स मेथड एक है किसके लिए, डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल, डिजाइनिंग के लिए एक मेथड है ट्रैक्टिव फोर्स मेथड। जो चैनल इज एप्लीकेबल ऑफ चैनल, किस चैनल के लिए होता है, कोर्स नॉन कोहेसिव मटेरियल, कोर्स नॉन कोहेसिव मटेरियल, नॉन कोहेसिव मटेरियल में यूज किया जाता है। हाँ, ये कोहेसिव के लिए नहीं यूज किया जाता, मीन्स कोहेसिव मटेरियल के लिए यूजुअल नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा और नॉन कोहेसिव वाला सही होगा। नेक्स्ट क्या था, कैरिंग क्लियर वाटर। हाँ, इसमें कैरिंग क्लियर वाटर करता है, जो है क्लियर वाटर करता है ट्रैक्टिव मेथड। तो कैरिंग वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड लोड नहीं, सस्पेंडेड मोड इसमें नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि मेरा नॉन कोहेसिव मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, ये जो यूज किया जाता है ट्रैक्टिव फोर्स मेथड फॉर डिजाइनिंग ए चैनल, नॉन कोहेसिव मटेरियल उसमें, और नॉन कोहेसिव मटेरियल है, और कैरिंग क्लियर वाटर, क्लियर वाटर को कैरिंग करने के लिए 1 और 3 सही है, 1 और 3 मेरा दैट इज 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर सिल्ड क्राइटेरिया फॉर इनिशिएशन ऑफ बेड मोशन द एंटेनमेंट फंक्शन इज। सिल्ड क्राइटेरिया जो है उसमें बेड मोशन के लिए इस शियर रेनॉल्ड्स नंबर का यूज किया जाता है, दैट इज शियर रेनॉल्ड्स नंबर, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रिजिड बाउंड्री कनाल। रिजिड बाउंड्री कनाल है, बाउंड्री कनाल 3 तरह का होता है, एक रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, या फिर इसको और रिजाइम जो है इसमें पूछ कर रहा है रिजिड बाउंड्री कनाल कुछ बेड एंड बैंक आर मेड विथ नॉन इरोडेबल। जो कनाल है इसका जो बेड है और जो बाउंड्री है और नॉन इरोडेबल है, तो इस कनाल को क्या बोलते हैं, इस तो 3 तरह का होता है, एक ट्रू, परमानेंट और फाइनल। तो इसमें जो अगर नॉन इरोडेबल है मीन्स नॉन इरोडेबल मीन्स फिक्स है, दैट मीन्स परमानेंट है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ए ब्रेस्ट बाल इज यूजुअली प्रोवाइडेड। ब्रेस्ट बाल किस चीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ए ब्रेस्ट बाल इज यूजुअली प्रोवाइडेड। तो ब्रेस्ट बाल कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, यूजुअली प्रोवाइडेड मीन्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ए ब्रेस्ट बाल इज प्रोवाइडेड। ब्रेस्ट बाल जब भी प्रोवाइड किया जाता है तो हेड ऑफ रेगुलेटर, जहाँ पर हेड ऑफ जो कनाल का जो बना है, जहाँ पे हेड है उसी पे अपस्ट्रीम पे, अगर यहाँ से कनाल निकाल रहे हैं, ये रिवर मेरा हो गया, जो हेड रेगुलेटर हो गया, यहाँ पे जो हेड हो गया इसी पे ब्रेस्ट बाल प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज हेड रेगुलेटर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनर्जी डिसिपेशन फॉर डिजाइन ऑफ स्पिलवे इज व्हेन टेल वाटर कर्व। टेल वाटर कर्व क्या होता है, पूछ रहा है द मस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनर्जी डिसिपेशन फॉर द डिजाइन ऑफ स्पिलवे इज व्हेन टेल वाटर कर्व। इसमें आइडियल कंडीशन कौन सा होगा, जब टेल वाटर लाइज जंप हाइट कर्व। दो टर्म आ रहा है, जंप हाइट कर्व और टेल वाटर कर्व में रिलेशन पूछ रहा है किस कंडीशन में, जब आइडियल कंडीशन हो एनर्जी डिसिपेशन का। जब एनर्जी डिसिपेशन का आइडियल कंडीशन हो उस समय टेल वाटर कर्व और जंप हाइट कर्व में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं टेल वाटर कर्व जो होता है, टेल वाटर कर्व जो होता है ये रिलेशन होता है किसके किस में, रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टेल वाटर। डिस्चार्ज एंड टेल वाटर में जो रिलेशन होता है उसको डिस्चार्ज वाटर कर्व कहते हैं। टेल वाटर क्या होता है, जब डैम का जो डाउनवर्ड साइड जो वाटर होता है, अगर मान लिया जाए ये डैम है मेरा, तो ये साइड जो वाटर हो गया उसी को बोलते हैं हम लोग टेल वाटर। तो इस टेल वाटर का डिस्चार्ज जो हो गया टेल वाटर, इसको टेल वाटर कहते हैं। तो जो टेल वाटर कर्व जो होता है वो डिस्चार्ज एंड टेल वाटर में जो कर्व है उसको रिलेशन में, टेल वाटर जो का डेप्थ जो है, दैट इज डेप्थ जो है उसका में रिलेशन होता है। तो कह सकते हैं इसको टेल वाटर कर्व जो है वो रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टेल वाटर डेप्थ। आपको लोग टेल वाटर डेप्थ को एच से इंडिकेट करते हैं, तो डिस्चार्ज जो है इसमें इंडिकेट करते हैं। और जंप हाइट कर्व क्या है, जंप हाइट कर्व जो होता है या रिलेशन होता है किसमें, पोस्ट जंप डेप्थ
और जंप विथ डिस्चार्ज। हाइड्रोलिक जंप जो होता है डिस्चार्ज का उसमें, और जंप हाइट में। जो पोस्ट जंप डेप्थ जो हो गया, जंप डेप्थ जो हो गया, मान लीजिए जंप डेप्थ हो गया, और डिस्चार्ज जो हो गया हाइड्रोलिक जंप का, उसमें रिलेशन होता है। तो दोनों का देख लिए कि टेल वाटर का डिस्चार्ज एंड टेल वाटर डेप्थ में रिलेशन हो गया। हाइड्रोलिक जंप जो हो गया, हाइड्रोलिक जंप जो होता है ये रिलेशन होता है किसमें, पोस्ट जंप डेप्थ एंड हाइड्रोलिक जंप विथ डिस्चार्ज। हाइड्रोलिक जंप विथ डिस्चार्ज में रिलेशन होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, द मस्ट आइडियल कंडीशन कब होगा, जब मस्ट आइडियल कंडीशन कब होगा, जब दोनों जो कोइंसाइड कर जाए, मीन्स टेल वाटर कर्व और जंप हाइट कर्व जब कोइंसाइड कर जाए तो उस समय जो होगा मस्ट आइडियल कंडीशन होगा। तो देख लेते हैं, लाइज एबव द जंप हाइट कर्व एट ऑल द डिस्चार्ज, ने ऑल डिस्चार्ज पे कोइंसाइड विद जंप हाइट कर्व एट ऑल डिस्चार्ज, किसी ऑल डिस्चार्ज पे जब कोइंसाइड करता है तो उसी को आइडियल कंडीशन बोलते हैं। तो हो गया आइडियल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट है कैचमेंट एट एनी टाइम टी इज द स्लोप ऑफ 1 आवर यूनिट, द स्लोप ऑफ द 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टाइम, नहीं ये एस से इंडिकेटेड होता है, एस कर्व से इंडिकेटेड होता है। द स्लोप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ विथ हाइड्रोग्राफ एट द टाइम डिफरेंस इन स्लोप ऑफ एस कर्व एंड 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से ये 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से ये इंडिकेट नहीं करता है। स्लोप का डिफरेंस जो है, द डिफरेंस इन स्लोप ऑफ एस कर्व, डिफरेंस नहीं होता है, एस कर्व से इंडिकेट, लेकिन ये डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ एस कर्व विथ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। हाँ, स्लोप जो एस कर्व का है किसमें, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी और 1 सेंटीमीटर पर आवर, ये इसका एग्जैक्ट हो गया। तो इसमें जो इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ जो होता है इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो इसका यूनिट रेनफॉल जो होता है, यूनिट रेनफॉल होता है इसका, रेनफॉल जो एक्सेस जो है, रेनफॉल एक्सेस जो है, इसको याद रखना है, यूनिट रेनफॉल एक्सेस। पहला होता है यूनिट रेनफॉल एक्सेस और दूसरा होता है इनफाइनाइट स्मॉल ड्यूरेशन, इनफाइनाइट स्मॉल ड्यूरेशन। 2 पार्ट इसमें सिर्फ याद रखना है यूनिट इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का। पहला बताएं क्या, यूनिट रेनफॉल होना चाहिए, यूनिट रेनफॉल एक्सेस, और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वह इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन एंड यूनिट रेनफॉल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल 10% if the conjunctive use of requirement of the crop is 19 mm, then the depth of water required। डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट का एक फॉर्मूला होता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बटा डेप्थ ऑफ इरिगेशन। इससे अगर दिया जाए तो इसको और सॉल्व करते हैं तो डेप्थ जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो डी माइनस 90 हो जाएगा डिवाइड बाय डेप्थ, 10% दिया हुआ डेप्थ ऑफ इरिगेशन, तो 10% निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी आर का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर सिंपल दूसरा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होता है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस रीचिंग रिक्वायरमेंट। तो रीचिंग रिक्वायरमेंट 10% दिया हुआ था, 10 mm इसको मान लेते हैं, और 10% 90% ये दिया हुआ, तो टोटल अगर देखा जाए तो 90 + 10 दैट इज 100, तो 100 दैट इज सी। तो 2 फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट से निकाल सकते हैं। लीचिंग रिक्वायरमेंट दिया हुआ मेरा 10%, लीचिंग रिक्वायरमेंट दिया हुआ मेरा 10%, लीचिंग रिक्वायरमेंट मेरा दिया हुआ 10%, तो इसको हम लोग 10% या 0.1 लिख सकते हैं। यहाँ से डी माइनस आर दिया हुआ 90 mm डिवाइड बाई डी, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे तो डेप्थ हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा डी का वैल्यू 100 mm आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच, जो पेयर है वो करेक्टली मैच कर रहा है, वो पूछ रहा है द डिवाइस टू रिसीव एंड इजेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम कैनाल, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, डिवाइस टू रिसीव एंड इजेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम कैनाल। इजेक्ट और रिसीव करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं, इनलेट एंड आउटलेट। हाँ, रिसीव करता है उसको इनलेट करते हैं और रिजेक्ट करता है उसको आउटलेट करते हैं, मीन्स ये दोनों करेक्ट मैच कर रहा है। दूसरा को क्या कर रहा है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर व्हेन द कैनाल बेड लेवल
एंड ड्रेन बेड लेवल आर सेम। दूसरा में क्या कह रहा है, तो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर व्हेन कनाल बेड लेवल एंड ड्रेन बेड लेवल आर सेम, दोनों अगर सेम लेवल पे है तो उसको क्या बोलते हैं, कनाल साइफोन। कनाल में इसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग इसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, मीन्स दो गलत है। तीसरा क्या कर रहा है, द क्रॉस मशीनरी वर्क इज फैसिलेट टू रोड ट्रांसपोर्ट। क्रॉस मशीनरी वर्क जो है वो वर्क करता है फैसिलेट टू रोड ट्रांसपोर्ट में, तो इसको ब्रिज सा है, तो ये भी सही है। दैट मीन्स सिर्फ मेरा दो गलत है, तो दो गलत इसमें कौन सा है, दो नहीं है, तो दो नहीं है मेरा, मीन्स बी में एक और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, the ordinate of 3-hour unit hydrograph, the ordinate of 3-hour unit hydrograph for a small catchment are given below। 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राम का ऑर्डिनेट दिया हुआ है इस तरह से टेबल में। तो पूछ क्या रहा है, द डिजाइन स्टोन प्रोड्यूस नेट रेनफॉल डेप्थ 4.6 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर सक्सेसिवली यूनिट पीरियड, एंड इफ द बेस फ्लो 2 मीटर क्यूब पर सेकंड देन द पीक फ्लड फ्लो। तो दो रेनफॉल दिया हुआ है, डेप्थ 4.6 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर सक्सेसिवली, मतलब फर्स्ट और सेकंड का। सबसे पहले हम R1 निकाल लेंगे, सेकंड में R2 निकालेंगे, प्लस इसमें हम बेस फ्लो को ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वो फ्लड पीक का आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बन नहीं पाएगा, मतलब सबसे पहले हम लोग निकालने पड़ेगा R1 फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड में निकालेंगे तो R2 यू के निकाल लेंगे, सेकंड पार्ट के लिए दोनों को इसको प्लस इसको ऐड करके प्लस इसमें बेस फ्लो ऐड कर देंगे, तो जो सबसे ज़्यादा होगा पीक फ्लो वो होगा। इसमें 130 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग से सॉल्व किया हुआ है, तो उसको 130 आ रहा है, मीन्स 130 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसका सिंपल 130 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको याद रखना है सोल्यूशन। सिंपल से इसमें यही रखना है, R1 यू निकाल देना है, फिर R2 यू निकाल देना है, इसमें ऐड कर देना है बेस फ्लो, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करते हैं तो मेरा टोटल फ्लो आ रहा है, मीन्स पीक फ्लो आ रहा है। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें जो आएगा टेबल में, जो मैक्सिमम रहेगा वो आ जाएगा 130 आ रहा है, दैट इज 130 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए 4 आवर रेनफॉल इन ए कैचमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 4 आवर रेनफॉल कैचमेंट ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मीन्स एरिया दिया हुआ है, रेनफॉल डेप्थ दिया हुआ 6.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन सक्सेसिव 2 आवर पीरियड। 2 आवर पीरियड का सक्सेसिवली जो दिया हुआ, मीन्स टोटल 4 आवर में दिया हुआ 6.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ, फाइव इंडेक्स ऑफ द सॉइल 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, तो फाइव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग 1.2 सेंटीमीटर पर आवर दिया हुआ है, और रेनफॉल जो दिया हुआ है वो 2 आवर के फॉर्म में दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको हमको 2 आवर फॉर्म में चेंज करते हैं। फॉर 2 आवर के लिए, फाइव इंडेक्स का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 1 आवर में 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, तो टोटल हो जाएगा 2.4 2 आवर के लिए। तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि जो रेनफॉल जो है वो 2.4 से मिनिमम कोई रहेगा तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2.4 से कम यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है, मीन्स कोई भी नहीं है, तो टोटल जो होगा, टोटल जो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो 5 + 6.2, इसमें कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम लोग 5x का जो वैल्यू निकालते हैं, 5 बराबर क्या होता है, P - Q डिवाइड बाई T, 5 बराबर, तो P टोटल हो जाएगा, क्योंकि 2.4 2 आवर के आ रहा था, 2.4 से कोई कम नहीं है, कि 6.2 है और 5 है, दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा आ रहा है 11.2 क्यू निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम क्यू निकालना है, तो क्यू डिवाइड बाय टाइम टोटल अगर पर आवर में निकालते हैं, 5 का वैल्यू पर आवर में लिखते हैं, तो पर आवर में टोटल टाइम मेरा हो जाएगा 4 आवर। तो 5 का वैल्यू दिया होता है 1.2, दैट इज 1.2, यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालते हैं, क्यू का जो वैल्यू आ रहा है, मीन्स इसको सोल्व करें, 5 को सोल्व करेंगे, 5 बराबर P - Q बाई T, को सोल्व कर रहे हैं इक्वल टू 5। तो इसको सोल्व करने के बाद क्यू का ए दिया हुआ है 4, ए दिया हुआ 11.2, ये निकालना, ये दिया हुआ 1.2, इसको सोल्व करते हैं तो मेरा क्यू का जो वैल्यू आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद क्यू का जो वैल्यू मेरा आ रहा है, या क्यू का वैल्यू या रन ऑफ जो हो गया, टोटल रन ऑफ जो हो गया वो आ रहा है
6.4। तो इसके बाद 6.4 आ गया, रन ऑफ का वैल्यू आ गया, ये आ गया मेरा 6.4 आ गया, 6.4 आ रहा है मेरा सॉल्व करने के बाद, या फिर सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। अगर देखते हैं तो 1.2 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और यहाँ पे आ रहा है 611.2 भी सेंटीमीटर में है। और क्यू निकालना है या फिर रन ऑफ निकालना है, डिवाइड बाई आर, आर के टाइम दिया हुआ था 4। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा क्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से 6.4। उसके बाद मेरा एरिया दिया हुआ था 250, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो आ जाएगा वो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो क्यू दिया हुआ था और एरिया दिया हुआ था इतना, तो टोटल जो मेरा वॉल्यूम आ गया वो 6.4 इंटू एरिया दिया हुआ 250, तो 250 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरा जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1600, दैट इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल, इसमें सिंपल यही फॉर्मूला लगाना था, फाई का वैल्यू लगाना था, फाई बराबर पी माइनस क्यू बाई टी होता है। यहाँ से क्यू निकाल लेना, दूसरी बार में हम लोग भी निकालना है, तो क्यू इंटू एरिया कर देंगे, मीन्स रन ऑफ, ये रन ऑफ डेप्थ है, क्यू यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। जो क्यू का जो यहाँ पर है दैट इज रन ऑफ डेप्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ डिफर फ्रॉम 6 आवर, मीन्स 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या अंतर है। तो 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का अगर मानते हैं तो इस तरह से बनता है। मान लिया जाए ये टाइम बेस हो गया, ये रन ऑफ वेफ्ट या रन ऑफ हो गया, और ये हो जाएगा तो मेरा ये 3 आवर का हो गया, और 6 आवर का निकालते हैं तो 6 आवर में टाइम जो है ये 6 आवर हो जाएगा, ये मेरा टाइम हो गया और ये मेरा क्यू हो गया, ये 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का हो गया। तो क्या बोल रहा है, द 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ डिफर फ्रॉम ए 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एनी कैचमेंट, किसी कैचमेंट के लिए तो 3 आवर और 6 आवर में क्या अंतर है। तो बोथ द टाइम ऑफ राइज एंड पीक ऑर्डिनेट ऑफ द फॉर्मर एंड लेस देन द ऑर्डिनेट ऑफ लेटर। फॉर द बोथ द टाइम ऑफ राइज एंड पीक जो दोनों है वो फॉर्मर मीन्स जो है वो कम होगा, किससे, लेटर का। जो 3 आवर का जो है वो कम होगा पीक और टाइम 6 आवर का, ऐसा तो नहीं है, मीन्स एक गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, ये बहुत जो पूछ रहा है टाइम बेस एंड टाइम बेस राइज एंड टाइम बेस दोनों जो होगा लेस होगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरा बोथ द टाइम ऑफ राइज एंड द पीक ऑर्डिनेट ऑफ द फॉर्मर ग्रेटर दैन। सिंपल इसमें समझना ये है, अगर 3 आवर का हम लोग निकाले थे तो 3 आवर का मान लीजिए इस तरह से है, तो इसका बेस ये टी है, बेस ये क्यू है। अगर 6 आवर के निकाल रहे हैं तो 6 आवर का ये है, तो कहने का मतलब ये है कि 6 आवर में जो टाइम है वो ग्रेटर है किससे, या 6 आवर का जो टाइम बेस है, टाइम बेस फॉर 6 आवर, टाइम बेस फॉर 6 आवर इज ग्रेटर देन टाइम बेस फॉर 3 आवर। एंड जो क्यू हो गया, जो डिस्चार्ज हो गया या फिर पीक बोल रहे हैं, पीक फॉर 6 आवर इज लेस देन पीक फॉर 3 आवर। जो पीक होगा डिस्चार्ज का, जो रनअप का जो पीक होगा वो किसका ग्रेटर होगा, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राम का। मीन्स टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो पीक डिस्चार्ज, जो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीक का। इस तरह से इसको रिलेशन में कर सकते हैं। तो बोथ टाइम ऑफ राइज पीक तो बोथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, द टाइम ऑफ राइज इज लेस बट द पीक ऑर्डिनेट इज ग्रेटर। द टाइम ऑफ राइज, जो टाइम ऑफ राइज जो है लेस बट द पीक ऑर्डिनेट इज ग्रेटर फॉर फॉर्मर एज कम्पेयर टू द, जो पहला का जो है फॉर्मर पूछ रहा है यहाँ पे, जो पहला का जो है, पहला का हम लोग देखें टाइम ऑफ बेस जो है, द टाइम ऑफ राइज इज लेस बट द पीक ऑर्डिनेट इज ग्रेटर। इसका जो पीक ये मान लिया जाए, टाइम बेस ये है, तो पहला का जो कम है, क्या टाइम जो है कम है, द टाइम ऑफ राइज इज लेस, टाइम ऑफ राइज इज लेस, पहला का लेस है, दूसरा का टाइम ऑफ बेस ग्रेटर है। तो यहीं बोल रहा है द टाइम ऑफ राइज इज लेस बट द पीक ऑर्डिनेट इज ग्रेटर, पहला का ग्रेटर हो गया बेस और टाइम कम हो गया फॉर्मर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेटर। तो इसका जो है सेकंड वाला का 6 आवर का, तो इसका क्यू कम है और टी ज़्यादा है। अभी हम लोग किए कि टी जो है 6 आवर का, टी जो है 6 आवर का ग्रेटर होगा टी जो है 3 आवर का, बट जो क्यू जो है वो 6 आवर का लेस होगा क्यू जो है 3 आवर का। इस तरह से मेरा देखा जाए तो ऑप्शन मेरा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द ISI
NBS द शेप ऑफ द लैंड कैनाल का शेप क्या होता है? लैंड कैनाल का जो शेप होता है वो ट्रापेजोइडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर दिया हुआ है हाइड्रोग्राफ का, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड कॉज द कर्व ऑफ शिफ्ट टू राइट। ये जो कर्व है हम लोग ये जानते थे, इसको बोलते हैं, इसको राइज बोलते हैं या फॉल बोलते हैं, इसको फॉल बोलते हैं, इसको राइजिंग लिप, इसको फॉलिंग लिप। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कर्व दिया हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड कॉज द पीक ऑफ कर्व, जो पीक जो है कर्व का वो शिफ्ट कर दे राइट की ओर, मीन्स इसका जो पीक है राइट की ओर शिफ्ट कर दे, इसमें क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, ऑप्शन क्या कह रहा है, पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टू राइट, पीक जो शिफ्ट राइट में होगा, मीन द लेंथ ऑफ द ओवर लैंड फ्लो इज मोर, अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो क्या इसका जो पीक है शिफ्ट कर देगा, हाँ ये शिफ्ट करेगा, मीन्स ये सही है। मीन द स्लोप ऑफ द लैंड सरफेस इज लेस, अगर स्लोप को कम कर दिया जाए तो इसका जो पीक है वो शिफ्ट करेगा राइट की ओर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, व्हेन द रन ऑफ इज मोर, अगर रन ऑफ को बढ़ा दिया जाए, रन ऑफ को बढ़ा दिया जाए तो पीक जो है, रन ऑफ को अगर बढ़ा दिया जाए, रन ऑफ बढ़ा दिया जाए तो पीक जो है राइट की ओर शिफ्ट करेगा, नहीं राइट की ओर शिफ्ट नहीं करेगा, ये अपवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, मीन्स ऊपर की ओर। अगर मेरा रन ऑफ बढ़ेगा तो जब भी मेरा जो ग्राफ है ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। इस वजह से रन ऑफ वाला ये गलत हो गया, मीन्स 1 2 सही है 3 गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 2 सही है 3 गलत है, 3 गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1 2 सिर्फ सही है, 1 2 सही है, दैट इज सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का। मैचिंग में क्या कर रहा है, मैचिंग में क्या, द लैंड कैपेबिलिटी सैंडी सॉइल कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप वाटर फ्लो मेजरमेंट। इधर दिया हुआ ड्रिप इरिगेशन, पार्सल फिल्म, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, बनल ब्लेंडरी क्रीडर फॉर्मूला। तो ब्लेंडरी क्रीडर फॉर्मूला जो होता है वो कंजप्टिव यूज के लिए होता है, कंजप्टिव यूज इरिगेशन को निकालने के लिए ब्लेंडरी क्रीडर फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज सी का 1 हो गया। और ड्रिप इरिगेशन कहाँ यूज किया जाता है, सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है, दैट इज सैंडी सॉइल में हम लोग ड्रिप इरिगेशन की यूज करते हैं। पार्सल फ्यूम जो है, पार्सल फ्यूम देखा जाए तो वाटर फ्लो मेजरमेंट के लिए हम लोग पार्सल फ्यूम यूज किया जाता है, दैट इज बी का 2। तो इस तरह से देख सकते हैं बी का 1, सी का 4, बी का सैंडी सॉइल ड्रिप इरिगेशन, बी का 1 हो गया, बी का 1 किसमें दिया, बी का 1 फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। और कंजप्टिव यूज सी का ब्लेंडरी क्रिप्ट फॉर्मूला, सी का 4, ठीक है। डी का पार्शियल फ्यूम, दैट इज जोन, दैट इज ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज ए जोन ऑफ, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है एक लो प्रेशर जोन होता है, एक साइक्लोन जो होता है एक लो प्रेशर जोन होता है, और एंटी साइक्लोन जो होता है एक लो प्रेशर जोन होता है, दैट इज लो प्रेशर जोन, सही है। एंड द नॉर्थ हेमिस्फीयर मान लीजिए हेमिस्फीयर मान लीजिए इक्वेटर है, तो जो साइक्लोन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होता है साउथ हेमिस्फीयर में। लेकिन एंटी साइक्लोन जो होता है नॉर्थ में क्लॉकवाइज होता है और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये ग्राफ सिर्फ याद रखना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो साइक्लोन जो है ये साइक्लोन हो गया और ये एंटी साइक्लोन हो गया। एंटी साइक्लोन जो होता है वो नॉर्थ में क्लॉकवाइज होता है एंटी साइक्लोन, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मेरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है अपर में, और बॉटम में मीन्स साउथ में जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। इस तरह से इसका ग्राफ कर्व एक याद रखना है, बस एक कर्व फॉर्म में बनता है, इस तरह से याद रह सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड पार्ट में मीन्स नॉर्थ में जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में जो हो गया वो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन क्या कहता है, लो प्रेशर विथ क्लॉकवाइज नॉर्थ में नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो लो प्रेशर विथ एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज बी। हाई प्रेशर विथ क्लॉकवाइज विंड, नॉर्थ में जो हाई प्रेशर जो जोन होता है, हाई प्रेशर जो जोन होता है वो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन जो होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है, और हाई प्रेशर जोन होता है नॉर्थ में जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। हम लोग देखें एंटी साइक्लोन का जो ग्राफ देखें वो क्लॉकवाइज था, इस तरह से ग्राफ बन रहा था, तो ये हो जाएगा 4। अगर ये देखा जाए लो प्रेशर विथ एंटी क्लॉकवाइज विंड, ये हो जाएगा साइक्लोन के लिए, और हाई प्रेशर बहुत ये जो हो जाएगा एंटी साइक्लोन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वन if one wants to be if one wants to be 90% sure that design flood is dam project will not occur during the design life period of if one wants to be 90% sure that the design flood of dam project will not occur, design flood जो है not occur during the design life period of 100 ईयर। इस कहने का मतलब ये है कि 90% श्योर है कि ये नहीं अकर करेगा। मीन्स क्यू का जो वैल्यू दिया मतलब प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी होने का, उसको अगर हम 1 लेते हैं तो जो क्यू होता है नहीं होने का 1 माइनस पी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी 100 ईयर पीरियड का दिया हुआ, मीन्स क्यू एन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 90% दिया हुआ, मीन्स 0.9 दिया हुआ। तो पूछ क्या रहा है रिकरेंस इंटरवल फॉर सच फ्लड, रिकरेंस इंटरवल मीन्स टाइम पीरियड पूछ रहा है टोटल कितना होगा। जो रिकरेंस इंटरवल हो जाएगा, जो रिकरेंस इंटरवल टी का जो वैल्यू है वो कितना होगा इसमें। तो क्यू एन दिया हुआ है 0.9, तो क्यू एन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू एन बराबर होता है 1 माइनस पी, इसका पावर एन करेंगे तो इसको करेंगे तो सिंपल हम लोग देख लिए इसमें टी निकालना है, क्यू दिया हुआ है तो क्यू का पावर एन दिया हुआ है मेरा 90%, यहाँ 1 माइनस पी कर देंगे, एन करेंगे तो दिया हुआ 0.9, एन बराबर 100 दिया हुआ, 1 माइनस पी का वैल्यू होता है पी इज इक्वल टू 1/t होता है, तो पी बराबर 1/t लिखेंगे, इसके पावर 100 करेंगे, इसको इक्वल टू 0.9। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद जो टी का जो वैल्यू आ रहा है, जो टी का जो वैल्यू आ रहा है वो लगभग 950 के अप्रोक्स आ रहा है। तो इस तरह से मेरा टोटल जो हो गया तो रफली इतना ईयर आएगा ईयर में, तो रफली लगभग 9500 आ रहा है, तो मेरा रफली डी अप्रोक्स डी आ रहा है, मीन्स 1000 के आसपास आ रहा है, दैट इज डी आंसर इसका होगा। सिंपल इसमें याद यही रखना क्यू का जो वैल्यू है क्यू एन दिया हुआ है 0.9 और एन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 100 ईयर दिया हुआ है। इसको सोल्व करते हुए टी का वैल्यू निकालना, टी निकालने के लिए हम लोग पी यूज करेंगे, पी बराबर 1/t होता है, यहाँ से सोल्व करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ए चैनल डिजाइन बाय लेसी थ्योरी, लेसी थ्योरी से डिजाइन करते हैं, हैज मीन वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ 1, सेल्फ फैक्टर दिया हुआ यूनिटी, मतलब सेल्फ फैक्टर भी दिया हुआ है 1। पूछ रहा था हाइड्रोलिक मीन रेडियस, तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला होता है, हम लोग लेसी थ्योरी में 4 फार्मूला, लेसी थ्योरी में हम लोग 4 फार्मूला देखे थे। अगर हम लोग हाइड्रोलिक मीन का देखा जाए तो हाइड्रोलिक मीन का जो फार्मूला होता है 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ होता है, जो गया स्पीड। तो वी दिया हुआ है मेरा, वी दिया हुआ है 1 और एफ दिया हुआ 1, मीन्स इसका भी वैल्यू 1 लिख देते हैं और इसका भी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो 5/2 टोटल आ जाएगा, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसको और फार्मूला देखा जाए तो एक फार्मूला और क्या होता है इसका, भी अगर निकालना था भी बराबर होता है क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 पावर 1/6, भी का फार्मूला हो गया। एफ जो निकालना रहता तो एम बराबर होता 1.76 अंडर स्क्वायर रूट डी, ये सेल्फ फैक्टर का। और भी फार्मूला है इसका, और फार्मूला देखा जाए तो आर निकालनी है, पी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है 4.75 अंडर रूट क्यू। स्क्वायर डेप्थ निकालना है, स्क्वायर डेप्थ निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1.35 अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर 1/3, क्यू जो हो गया डिस्चार्ज पर यूनिट बिर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक एजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, एजम्पशन पूछ रहा है। एजम्पशन जो होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का 2 एजम्पशन होता है, पहला लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इन्वेरियंस, टाइम इन्वेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो 2 होता है, इसका एजम्पशन बेसिक एजम्पशन 2 ही होता है, पहला होता है टाइम इन्वेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। टाइम इन्वेरियंस नॉन लीनियर नहीं होता, लीनियर होता, नॉन लीनियर नहीं होता, लीनियर रिस्पॉन्स एंड लीनियर टाइम नहीं होता, टाइम इन्वेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, टाइम इन्वेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, ये बेसिक एजम्पशन होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो 2 होता है, पहला टाइम इन्वेरियंस होता है, दूसरा लीनियर रिस्पॉन्स होता है। इस तरह से देखा जाए तो मेरा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है द फ्लोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू डिजाइन वेयर ऑफ द पैरामीटर फाउंडेशन स्कोर डेप्थ, क्या बोला डिजाइन द फ्लोइंग पैरामीटर्स रिलेट टू द डिजाइन ऑफ बियर और परमेबल फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है उसमें अच्छा डिजाइन ऑफ द डाउन स्ट्रीम एन पाइल, इस चार्ट दिया हुआ है जो किसी बियर का फाउंडेशन में डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। डिजाइन ऑफ डाउन स्ट्रीम, डिजाइन ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड पाइल, डाउन स्ट्रीम एंड पाइल को डिजाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम पे करा और एंड पाइल पे। डाउन स्ट्रीम पे अगर निकालते हैं तो एक स्कोर डेप्थ नहीं होता, एग्जिट ग्रेडियंट डाउन स्ट्रीम पे होता है, अपलिफ्ट प्रेशर भी लगता है, दैट इज
2 और 3 मेरा, 2 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 और 3 है, हाँ, तो 2 ही ऑप्शन दे रहा है। मीन्स पहला जो डाउन स्ट्रीम पे पूछ रहा है तो डाउन स्ट्रीम पे एग्जिट स्क्वायर डेप्थ नहीं होता है, एग्जिट ग्रेडियंट होता है और एप्लाइड प्रेशर होता है। मीन्स 2 और 3 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन द बेस पीरियड 100 ईयर एंड द ड्यूटी ऑफ द कनाल इज 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक, देन द डेप्थ ऑफ वाटर सेंटीमीटर में दिया हुआ ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, अगर डेप्थ निकालते हैं या डेल्टा निकालते हैं तो होता है क्या 864 बी बाई डी। सारा डाटा इसमें फुल कर देंगे, बी का वैल्यू डालेंगे 100 ईयर 100 डे एंड डी का वैल्यू डालेंगे 1000 हेक्टेयर, दैट इज हम लोग सिंपल डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा बराबर हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं 8.864 बी बाई डी। बी का वैल्यू दिया हुआ है 100, डी का वैल्यू दिया हुआ 1000, इसको निकाल लेंगे तो टोटल मेरा तो 86.4 सेंटीमीटर में आ जाएगा, 84.6 सेंटीमीटर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंप स्टोरेज प्लांट जो होता है इज पंप स्टोरेज प्लांट जो होता है वो क्या होता है, पंप स्टोरेज प्लांट जो होता है पिक लोड प्लांट होता है। तो पंप स्टोरेज प्लांट जो होता है वो पिक लोड प्लांट होता है। पंप स्टोरेज प्लांट इज ए पीक लोड, पंप मीन्स पी, पंप स्टोरेज होता है, पंप पीक लोड होता है, पीक स्टोरेज होता है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी इज द प्रेसिपिटेशन, पी प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है एन एरिया रिप्रेजेंट बाय द रेन गेज एंड एन इज द नंबर ऑफ रेन गेज द कैचमेंट द एरिया और बेटेड मीन रेनफॉल में रेनफॉल निकाल रहा है, पी प्रेसिपिटेशन है। तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला देखा जाए समेशन ऑफ ए पी डिवाइड बाय समेशन ऑफ ए, इस तरह से निकालते हैं। अगर एरिया A1 P1 दिया हुआ है अलग अलग के लिए, तो अगर समेशन ऑफ पी निकालना है या पी इक्विवेलेंट निकालना था, प्रेसिपिटेशन इक्विवेलेंट, तो हम लोग बहुत सा फार्मूला है, मीन्स आइसोहेटल फार्मूला है, थेसन फार्मूला है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग अगर समेशन ऑफ ए इंटू पी डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए पी एवरेज निकाल सकते हैं इससे, दैट इज ऑप्शन इसमें मेरा आंसर मैच कर रहा है, दैट इज ये फार्मूला है प्रेसिपिटेशन निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। हम लोग अभी पढ़े थे डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है किसी गिवन एरिया में टोटल प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी गिवन एरिया में जो प्रेसिपिटेशन मेजर करने के लिए जो ग्राफ यूज किया जाता है उसी को डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व बोलते हैं। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन और जो ड्रा किया जाता है मैक्सिमम इन्वेलप के लिए ड्रा किया जाता है, मैक्सिमम इन्वेलप थ्रू द अप्रोप्रिएट डाटा, जो मैक्सिमम इन्वेलप है उसके लिए ड्रा किया जाता है। सिंपल इसमें याद रखना डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है उसको ड्रा किया जाता है किसी गिवन एरिया में टोटल जो प्रेसिपिटेशन होता है उसी को मेजर करने के लिए जो ग्राफ होता है उसको डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व के थ्रू निकालते हैं। तो मैक्सिमम इन्वेलप पे ड्रा किया जाता है, मैक्सिमम इन्वेलप पे डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का। मैचिंग में क्या कह रहा है, मैचिंग में कह रहा है क्या, कंजप्टिव रिजर्वायर, रिटार्डिंग बेसिन, फ्लड प्लेन एंड फ्लड वॉल, चार को ऑप्शन दिया उधर, एंड कंट्रोल आउटलेट, फ्लड फ्लाइटिंग, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फ्लड वाटर, कंट्रोल आउटलेट। तो फ्लड प्लेन जो होगा, सबसे पहले यहाँ से अगर मैच मिलाने की कोशिश करते हैं तो फ्लड प्लेन जो होता है टेम्पररी स्टोरेज फ्लड होता है, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फ्लड वाटर, टेम्पररी स्टोरेज हो गया फ्लड प्लेन। फ्लड वॉल, फ्लड फाइटिंग हो जाएगा, तो फ्लड फाइट हो जाएगा इससे, फ्लड वॉल जो हो गया फ्लड फाइटिंग हो गया। अब कनाल रिजर्वायर हो गया, कनाल रिजर्वायर जो हो गया कंट्रोलिंग डिवाइस है, मीन्स कंट्रोलिंग ऑर्डर कंट्रोलिंग हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा सी का 3 आ रहा था, सी का 3 आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, अब ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं फ्लड प्लेन जो टेम्पोररी स्टोरेज होता है, फ्लड बॉल होता है तो फ्लड फाइटिंग के लिए होता है। सी का 3 डी का 2, सी का 3 डी का 2, 3 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, मीन्स या तो ए होगा या तो सी होगा। नेक्स्ट पता कंजर्वेशन रिजर्वायर, कंजर्वेशन जो होता है कंट्रोल आउटलेट होता है, कंजर्वेशन जो होता है कंट्रोल आउटलेट होता है, कंजर्वेशन जो होता है कंट्रोल आउटलेट होता है। तो ए का 4 मीन्स ए का 4 किस में दिया हुआ है, ए का 4 मेरा सी में, दैट इज सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द फ्लोइंग four hydrological feature have the estimate to taken as input before one can compute the flood hydrograph, means फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए पहले क्या क्या स्टेप लिया जाता है। तो पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं, पहले रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, बेस फ्लो। तो सबसे पहले जो होता है इसको मैं बेस फ्लो ऐड करते हैं, दैट इज
सबसे पहले जो होगा मतलब सबसे पहले जो होगा रेनफॉल हाइड्रोग्राफ बेस फ्लो लास्ट में होता है, ऐड किया जाता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ में अगर बेस फ्लो ऐड कर देते हैं, बेस फ्लो अगर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो इसको सबसे लास्ट में ये हो जाएगा मेरा 4। सबसे पहले रेनफॉल हाइड्रोग्राफ निकालना, ठीक। 1 नंबर पे मेरा ये हो जाएगा। तो 2 1 में और 4 लास्ट में, 2 1 फर्स्ट में और 4 लास्ट में, 2 1 फर्स्ट में और 4 लास्ट में ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कौन था, 2 जो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होगा सबसे पहले निकाला जाएगा और बेस फ्लो सबसे लास्ट में। तो 4 लास्ट में 2 जगह दिया हुआ है। फर्स्ट में मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ पहले नहीं होगा तो ये होगा नहीं, तो 2 मेरा सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से आ गया टेल वाटर कर्व। अभी हम लोग पढ़े थे टेल वाटर कर्व जो होता है डिस्चार्ज और टेल वाटर जो डेप्थ है, टेल वाटर डेप्थ स्मॉल एच जो है उस दोनों में रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं टेल वाटर कर्व, ठीक है। और हाइड्रोलिक जंप जो होता है, ये जो होता है जंप हाइट जो होता है रिलेशन होता है पोस्ट जंप डेप्थ वर्सेस हाइड्रोलिक जंप डिस्चार्ज में, पोस्ट जंप डेप्थ और हाइड्रोलिक जंप डिस्चार्ज में रिलेशन होता है। तो ये पूछ क्या रहा है, द टेल वाटर कर्व मच एबव जंप हाइट कर्व, इसको क्या बोलते हैं। अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, मतलब टेल वाटर ऊपर रहता है कि ज़्यादा है, नहीं है, कम है, इसके में रिलेशन पूछ रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे टेल वाटर कर्व मच एबव जंप हाइट कर्व। अगर मच एबव रहे तो इसको क्या बोलते हैं, जो मच एबव रहे तो इसको बोलते हैं स्लोपिंग अप्रोन, सबसे ज़्यादा है तो स्लोपिंग अप्रोन। टेल वाटर कर्व स्लाइटली एबव, अगर स्लाइटली एबव है, टेल वाटर ज़्यादा ऊपर है, मच एबव है तो स्लोपिंग अप्रोन, और स्लाइटली एबव है तो स्की जंप, इसको बोलते हैं स्की जंप। टेल वाटर कब कोइंसाइड कर रहा था तो आइडियल कंडीशन होता है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे। टेल वाटर कब जब कोइंसाइड करता है जंप हाइट का तो आइडियल कंडीशन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिन एट बेड लेवल, जब बेड लेवल पर चला जाए तो उस समय कोइंसाइड कर सकता है, मतलब बी का 1, सी का 1, जब टेल वाटर कोइंसाइड करेगा तो उसका 1 होगा। इस तरह से हम अगर ऑप्शन मिला है तो ऑप्शन मिला के देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कोइंसाइड कर रहा है तो बेड लेवल पे, मीन सी का 1 मेरा इसमें दिया हुआ और इसमें दिया हुआ। उसके बाद देखे थे 1 का 4 आया था, 1 का 4 मेरा किस में दिया हुआ है, 1 का 4 मेरा सी में दिया हुआ, मीन्स 1 का 4 सी का 1, दैट इज सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो है डिराइव फ्रॉम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन द रीजन। मैक्सिमम तो होता है डिराइव फ्रॉम सीवर मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एनीवेयर इन द कंट्री। जो स्टैंडर्ड जो होता है वो किससे डिराइव किया जाता है, सीवर मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एनीवेयर इन द कंट्री, दैट इज बी इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट आंसर इसका होगा। इसे मैक्सिमम होता है लेकिन डिराइव कहाँ से किया जाता है, सीवर मोस्ट कंडीशन, जो सर्व मोस्ट होगा, सबसे ज़्यादा सर्व में होगा, उसको निकाला जाता है वहाँ से। तो जो स्टैंडर्ड पूछ रहा है ना, स्टैंडर्ड जो होगा वो कहाँ से डिराइव किएगा, सीवर मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का। मैचिंग में क्या कर रहा है, कनाल ड्रॉप, कनाल स्कैप, कनाल रेगुलेटर एंड कनाल आउटलेट, 4 पार्ट दिया हुआ है, 4 टर्म दिया हुआ है। तो जो कनाल ड्रॉप जो है और कनाल कंट्रोल ऑफ फ्लो डेप्थ को जो कंट्रोल किया जाता है तो कनाल रेगुलेटर होता है। तो फ्लो डेप्थ जो कंट्रोल किया जाता है मतलब तो क्रॉस रेगुलेटर होता है। क्रॉस रेगुलेटर का यूज होता है वाटर डेप्थ को इंक्रीज करना, मीन्स फ्लो डेप्थ को कंट्रोल करना, मीन्स सी का 1 मेरा हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ बेड ग्रेड को कौन कंट्रोल करता है, बेड ग्रेड को कंट्रोल करता है कनाल ड्रॉप, मीन्स ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 और कनाल स्कैप जो होता है कंट्रोल ऑफ फुल्ली सप्लाई जो है उसको कम करने के लिए, मीन्स स्कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पुलिस सप्लाई का, कनाल ड्रॉप जो हो गया बेड ग्रेड का, और क्रॉस रेगुलेटर जो हो गया फ्लो डेप्थ का। इस तरह से देखा जाए तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1, ए का 2 3 1 में बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्सिमम मीडियम सिल्ट विच एवरेज ग्रेन साइज 0.16 mm लेस सिल्ट फैक्टर हम लोग देखें एफ से इंडिकेट करते हैं, बराबर क्या होता है 1.76 रूट डी दिया हुआ मेरा
डी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 0.16, इसको सोल्व करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट में है तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा जो आ रहा है आंसर वो 0.7, दैट इज मेरा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 0.04 इंटू 1.76, तो आ रहा मेरा सी। नेक्स्ट आंसर मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का। मैचिंग में क्या कर रहा है, माइनर इरिगेशन वर्क, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, अर्थ डैम, क्रॉस रिवर एंड मशीनरी डैम। 4 तरह का यहाँ पर डैम दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर इरिगेशन वर्क। माइनर इरिगेशन जो होता है, माइनर इरिगेशन जो होता है वो सरप्लस बियर होता है। माइनर इरिगेशन जो हो गया वो सरप्लस बियर हो गया। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंटीरियर एरिया। मीडियम प्रोजेक्ट जो हो गया, मीडियम जो हो गया वो साइफन स्पिलवे हो गया। ठीक है। अर्थ डैम अक्रॉस मेन रिवर, मेन रिवर का जो अक्रॉस होगा, जो अर्थ डैम अक्रॉस मेन रिवर, जो अर्थ डैम क्या जाता है मेन रिवर में, उसको बोलते हैं सैडल स्पिलवे, उसको बोलते हैं सैडल स्पिलवे। तो इस तरह से देखा जाए 1 का 4, बी का 2, सी का 1, 4 2 1, 4 2 1 ऑप्शन में देख लेते हैं। 4 2 1, 4 2 1 मेरा ऑप्शन में देख रहे हैं। 4 2 1, 4 2 1 दैट इज 4 2 1 दैट इज ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीन प्रेसिपिटेशन, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम गॉट अमाउंट बाई। तो मीन प्रेसिपिटेशन जो निकालने के अभी हम लोग पढ़े थे, तो प्रेसिपिटेशन जो निकालते हैं मीन प्रेसिपिटेशन या एवरेज प्रेसिपिटेशन, उसको अलग अलग मेथड दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन मेथड से भी निकालते हैं, थेसन मेथड से भी निकालते हैं और आइसोहेड्रल मेथड से भी निकालते हैं। तो 3 मेथड दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है द ओवर द एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन, सबसे बढ़िया जो होता है इसमें कौन सा मेथड है जिससे बेस्ट निकाला जा सके मीन प्रेसिपिटेशन, तो वो होता है आइसोहेड्रल मेथड। लेकिन आइसोहेड्रल मेथड यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लीनियर इंटरपोलेटेड आइसो मेथड एंड ऑरोग्राफिकल वेटेड आइसोहेड्रल मेथड। तो जो ऑरोग्राफिकल वेटेड आइसोहेड्रल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। 3 मेथड होगा प्रेसिपिटेशन का, अर्थमेटिक मीन, थेसन मीन एंड आइसोहेड्रल। आइसोहेड्रल भी 2 टाइप का होता है, लीनियर और ऑरोग्राफिकल। जो ऑरोग्राफिकल हो गया वो सबसे बेस्ट होता है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है द फ्लोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन The following step are involved in arriving the unit hydrograph। यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, इसमें कौन कौन सा स्टेप लिया जाएगा। यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए कौन कौन सा स्टेप लेना है इसमें। तो सबसे पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे, अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ में अगर हम बेस फ्लो जोड़ देते हैं तो जो मेरा आ जाता है फ्लड हाइड्रोग्राफ आ जाता है। तो जब हम निकाल रहे हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ तो इसमें सबसे पहले मेरा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेस फ्लो को। सबसे पहला जो स्टेप होगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ अगर दिया हुआ तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो बेस फ्लो को हटाना। तो हम लोग निकालना है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ को हटाने के लिए सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, सबसे पहला स्टेप जो होगा मेरा सेपरेशन ऑफ फर्स्ट बेस फ्लो। तो सबसे पहला जो इसमें जो स्टेप होगा वो सबसे पहला जो होगा सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, मीन्स 1 नंबर पे इसको रखेंगे। तो सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो मेरा ये 3 है, ये है, या तो ये होगा आंसर या तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हो जाएगा सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम, एस्टिमेट द सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम। सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम जो होगा इसको एस्टिमेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद एस्टिमेट द सरफेस डेप्थ, इसको वॉल्यूम निकालनी है 2 स्टेप में। और इसके बाद एस्टिमेट डेप्थ, इसको डेप्थ निकाल लेंगे। डिवाइडिंग द सरफेस रन ऑफ, ये सबसे लास्ट स्टेप हो जाएगा, मीन्स 4 सबसे लास्ट में होगा, 3 पहले और 4 लास्ट में, इसमें भी। लेकिन सेकंड जो स्टेप होगा वॉल्यूम निकालने के लिए, एस्टिमेटिंग द सरफेस रन ऑफ इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं, ऑर्डिनेट से फिर उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज 1 2, पहले सबसे पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, 3 और 2 मेरा 1 में दिया हुआ, दैट इज ये। सिंपल हम लोग याद रखना है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में अगर हम ऐड करते हैं बेस फ्लो को तब बनता है फ्लड हाइड्रोग्राफ। अगर हम यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालते हैं तो यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट करता है। तो पहला स्टेप ये होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप से मेरा ये आंसर हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड टू अकर एट लीस्ट 1 इन द नेक्स्ट 4 ईयर। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 10 ईयर का फ्लड का अकर लिस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर। तो हम लोग इसका जानते हैं, रिक्स निकालने बोल रहा है। रिक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 माइनस क्यू एन होता है। रिक्स निकालना है तो 1 माइनस क्यू एन होता है। क्यू का वैल्यू निकालना है, क्यू बराबर निकालते हैं तो क्यू जो होता है 1 माइनस पी होता है, पी जो होता है 1 माइनस टी होता है। सबसे पहले हम लोग टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ 10 ईयर, तो यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी बराबर 1/10 हो जाएगा, दैट इज 0.1 हो जाएगा यहाँ से।
उसके बाद क्यू निकालेंगे, तो क्यू बराबर हम लोग क्या होता है 1 माइनस पी होता है। पी कितना दिया हुआ था 1 माइनस 0.1 आ गया, यहाँ से निकालेंगे तो 0.9 आ गया। क्यू का वैल्यू 0.9 आ गया, 0.9 आ गया क्यू का वैल्यू। अब निकालना है मेरे को क्या, रिक्स निकालना है। रिक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस क्यू का पावर एन। क्यू दिया हुआ था तो 1 माइनस क्यू मेरा आ गया 0.9 का पावर एन दिया हुआ था, 4 ईयर के निकालना था। 4 इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका आ रहा वैल्यू, वो आ रहा मेरा लगभग 0.35 में 35%, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्लोइंग डाटा बे रिकॉर्डेड फॉर द इरिगेटेड फील्ड। इरिगेटेड फील्ड में फ्लोइंग डाटा मतलब जो डाटा है इरिगेटेड फील्ड में कंसिडर किया जाता है या फिर निकाला गया है। तो कौन कौन सा डाटा फील्ड कैपेसिटी दिया हुआ है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया हुआ है, परमिसिबल डिप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर दिया हुआ 50%, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है एंड इफेक्टिव रेनफॉल दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालना क्या, बेस्ड दिस डाटा द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना होगा। डेप्थ निकालना, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। डेप्थ बराबर क्या होता है, डेप्थ बराबर होता है गामा एस में, गामा एस हो गया ड्राई वेट यूनिट वेट ऑफ सॉइल और फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर निकालते हैं डेप्थ, तो डेप्थ निकालने के लिए यहाँ से यूज करते हैं, दिया हुआ है एफ का गामा एस का वैल्यू दिया हुआ 15, तो 1500 50% दिया हुआ पर परमिसिबल डिप्लेशन जो मेरा आ रहा था वो कितना आ रहा था, अगर परमानेंट डिप्लेशन जो मेरा आ रहा है एफ माइनस सी करेंगे तो 15 हो गया गामा एस का वैल्यू। इसके बाद आ रहा एफ माइनस फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है, तो 15 माइनस फील्ड कैपेसिटी दिया हुआ 20%, 20 माइनस 2 माइनस 1 दिया हुआ दैट इज मेरा 1, इसका 50% हो रहा है। जो अवेलेबल जो मॉइस्चर है वो 50% है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50% मीन्स 1/2 इसका कर देंगे। और अगर गामा डब्ल्यू का वैल्यू निकालते हैं ग्राम केजी में तो उसका 1 आ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से सोल्व करने के बाद जो आ रहा है मेरा डी का वैल्यू वो 75 mm आ रहा है। लेकिन दूसरा टर्म क्या हुआ है, इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो 25 mm हो रहा है, रेनफॉल जो है 25 mm हो रहा है। तो नेट इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट होगा पर मीटर डेप्थ, नेट इरिगेशन कितना होगा, तो 75 माइनस 25 पर mm हो रहा था रेनफॉल। तो हमको अब रिक्वायरमेंट कितना है 75 टोटल चाहिए था, डेप्थ मेरा 75 आया, टोटल हमको इतना चाहिए, लेकिन टोटल इतना चाहिए लेकिन 25 मेरा रेनफॉल हो रहा है। तो अब कितना चाहिए, तो 75 माइनस 25 दैट इज 50 mm हमको अभी चाहिए, तो 50 mm मेरा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व हम लोग पढ़े थे, क्या था डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जब भी निकालते हैं तो गिवन एरिया में टोटल जो रेनफॉल हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो रेनफॉल जो है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व वुड स्टीम टू रिसेंबल आर्क ऑफ सर्किल कॉनकेव अपवर्ड विथ ड्यूरेशन इंक्रीजिंग। हाँ, इसका जो कर्व होता है इस तरह से होता है, इसको आर्क ऑफ सर्किल, तो इसको आंसर जो होगा वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, द स्पेसिंग ऑफ टाइल्स ड्रेन टू रिलीव वाटर लॉग लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्पेसिंग पूछ रहा था, तो स्पेसिंग होता है टाइल्स का, स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन का होता है 4k बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। के जो हो गया परमेबिलिटी हो गया, पी और ए कांस्टेंट है, क्यू डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पूछ रहा है क्या, द डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो द ग्राउंड, ये पूछ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, तो हम लोग स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या देखें, एस बराबर 4k बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्यू। तो यहाँ से देख रहे हैं के परमेबिलिटी है तो परमेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन गया, परमिएबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डी मेरा आंसर हो गया। सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना स्पेसिंग का, स्पेसिंग इज इक्वल टू होता है 4k बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फार्मूला जो के हो गया मीन्स परमिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पेसिंग का, तो मेरा डी आंसर हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम परमिसिबल सैंक्शन लिफ्ट, मैक्सिमम परमिसिबल सैंक्शन लिफ्ट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल सैंक्शन लिफ्ट हो वो कितना होगा, तो वो 6 मीटर होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, डेट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन एक्वाफर कन्फाइंड टॉप एंड बॉटम बाय इम्परवियस लेयर स्ट्रेफाइड इनटू थ्री लेयर में दिया हुआ है। ट्रांसमिसिबिलिटी कितना, ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है टी जो होता है उसको इंडिकेट करते हैं के इंटू डी से। तो परमिएबिलिटी दिया हुआ डी थिकनेस होता है, के परमिएबिलिटी होता है, डेट थिकनेस हो गया, ये परमिएबिलिटी हो गया। तो पूछ रहा है ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगा थ्री लेयर का। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर है, मीडियम लेयर है, बॉटम लेयर है। तो इसका निकालते हैं, अगर हम इसका T1 निकाल लेते हैं, टी ट्रांसमिसिबिलिटी निकालते हैं, तो फर्स्ट का निकालते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर देंगे के इंटू डी होता है तो 20 हो गया। यहाँ से 6 इंटू 20 कितना होगा 120 हो गया। इसको ऐड कर देंगे टोटल हो जाएगा तो हो जाएगा 260 मेरा सिंपल से इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 120, इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया, इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो 20, इसको मल्टीप्लाई किया तो 120, दोनों को ऐड कर दिए तो 260 दैट इज ए। ट्रांसमिसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है टी से इंडिकेट करते हैं, के इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। इसी से हम निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तीनों को जोड़ करके समेशन कर देंगे, 260 मेरा आंसर आ रहा है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फ्लो मास कर्व स्टडी द डिमांड लाइन ड्रा फ्रॉम रीच डज नॉट इंटरसेक्ट। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, डज नॉट इंटर, अगर फ्लो मास कर्व जो है डिमांड लाइन का टच नहीं करता या इंटरसेक्ट नहीं करता तो इसमें क्या करते हैं, द डिमांड कैन नॉट मीट बाय द इनफ्लो, मीन्स कैन नॉट मीट बाय द इनफ्लो, दैट इज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेनफॉल डाटा रिफर टू ए एंड बी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स। अच्छा, ये पी है, मतलब तीन टर्म दिया हुआ, स्टेशन ए, एक्स एंड बी, तीन टर्म का प्रेसिपिटेशन दिया हुआ, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन और एनुअल प्रेसिपिटेशन। वैल्यू ऑफ पी, इस फॉर्म में हम लोग दो निकालते हैं। एक एवरेज पी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक पी एवरेज मेथड, एक नॉर्मल रेशियो मेथड। एक पी एवरेज मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड जो होता है पी डिवाइड बाई एन एक्स 1 बाई P1 N1 P1, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखे जाए तो P1 को सबसे पहले 10% निकालते हैं। अगर 10% के बीच में लाइज करता है, 10% के बीच में अगर लाइज करता है, मतलब P का वैल्यू जो है 25 दिया हुआ है एक्स का, तो Px का वैल्यू अगर दिया हुआ है 25 तो इसका 10% का रेंज निकालते हैं। तो 10% का अगर रेंज निकालेंगे तो फर्स्ट में निकालते हैं 10% का, तो 250 इंटू 10% तो कितना हो गया, और 250 का अगर 10% कम करते हैं तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 275 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 225 आ रहा है। तो इसको देखा जाए तो इसका रेंज जो है 200 और 300 है, मीन्स 275 के बीच में अगर रहता, अगर जो ये जो वैल्यू है वो अगर ये दोनों के बीच में रहता, मीन्स विदिन 10% रहता, अगर 10% के बीच में अगर लाइज करता तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एवरेज मेथड यूज करते हैं, पी एवरेज प्रेसिपिटेशन मेथड यूज करते हैं। बट अगर इससे एबव लाइज करता तो नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे, जो मेरा पी का जो वैल्यू आ रहा है या पी एक्स का जो आ रहा है 10% का, वो आ रहा है जो 275 एंड 225, मीन्स इससे एबव जो ये है, अगर इससे बाहर चला गया है तो हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड में हम लोग सिंपल सा यूज करते हैं। नॉर्मल रेशियो मेथड क्या होता है, पी डिवाइड बाई, अगर एन एक्स निकालना है तो एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एम 1 बाई एम P1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 डिवाइड बाई N2, इस तरह से जाएगा PM डिवाइड बाई NM तक, ये M अगर लिखे हैं तो M तक जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो दो टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, ये निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं P निकालना है तो P N दिया हुआ था कितना 250, ऊपर में दिया हुआ है, N हो जाएगा तो 1/2, अंदर P1 दिया हुआ है, P1 मेरा कितना दिया हुआ है 140, मीन्स 140 डिवाइड बाई 140 डिवाइड बाई P1 N1 कितना दिया हुआ है, N1 दिया हुआ 200 प्लस P2 मेरा कितना दिया हुआ 270 और N1 दिया हुआ 300। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद
सॉल्व करने के बाद पी का वैल्यू निकालेंगे। सिंपल हम लोग ये एक फार्मूला याद रखना है, पी डिवाइड बाई एन। एन यहाँ पर कितना आ रहा था मेरा 250 दिया हुआ है, इसमें इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, दैट इज 140 डिवाइड बाई 200 प्लस नीचे दिया हुआ 270 डिवाइड बाई 300। इसको सॉल्व करेंगे तो पी का जो वैल्यू मेरा आ रहा है, पी का जो वैल्यू आ रहा है 200 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन मेरा 200 मेरा, दैट इज 200 डी। यही अगर मेरा 10% के बीच में अगर लाइज करता, मीन्स 10% के विदिन अगर 10% लाइज करता, तो हम लोग पी एवरेज निकालते हैं। पी एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, पी एवरेज बराबर P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, इसको एवरेज कर देते हैं तो पी एवरेज निकल जाता। तो हम लोग एवब था इसलिए हम लोग यूज़ किए नॉर्मल रेशियो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग अचीवमेंट, ए 100 ईयर फ्लड डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 50 ईयर फ्लड डिस्चार्ज। हाँ, 100 ईयर फ्लड डिस्चार्ज जो होगा ग्रेटर होगा, सही है। 90% डिपेंडेबल फ्लो इज ग्रेटर देन 50%। डिपेंडेबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह से मेरा दो जो है वो गलत हो गया। तो 90% डिपेंडेबिलिटी फ्लो इज ग्रेटर देन 50%, नहीं, ये कम होगा। तो इवेपोरेशन फ्रॉम साल्ट वाटर इज लेस देन द फ्लो इन फ्रेश वाटर। जो इवेपोरेशन होता है साल्ट वाटर का, मतलब इवेपोरेशन इन साल्ट वाटर इज लेस इन फ्रेश वाटर। हाँ, इवेपोरेशन जो होता है वो साल्ट वाटर का कम होता है, इवेपोरेशन जो है साल्ट वाटर का वो कम होता है फ्रेश वाटर से, दैट इज, ये भी सही है और ये सही है, ये गलत है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स 1 और 3 सही है, 1 और 3 मेरा सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए सर्टेन बेसिन हैज पी कोऑर्डिनेट 80 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर कुछ एक 4 आवर का दिया हुआ है, मान लीजिए 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, ये 4 आवर है, इसका 80 दिया हुआ है, ये मान लीजिए पीक आवर 80 दिया हुआ है, तो पूछ रहा था पीक कोऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो पीक होगा 2 आवर का वो कितना होगा, तभी हम लोग देखें 2 आवर का निकालेंगे तो इसका जो पीक जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, लेकिन टाइम बेस जो है वो कम जाएगा। 2 आवर हो गया और ये 4 आवर हो गया, तो 2 आवर का जो पीक है वो पहला से ज़्यादा होगा क्योंकि टाइम बेस कम रहा है, तो क्यूब जो है वो इंक्रीज करेगा। तो जो होगा 80 था तो 80 से ग्रेटर होगा, पहला में 80 था तो ग्रेटर देन 80 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का है। अभी हम लोग देखे तो सैंडर, ब्लेनी-क्रीडल, शेरमैन एंड डाल्टन। तो सैंडर जो हो गया सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, सिंथेटिक स्पाइस इंडिकेट करता है सैंडर। ब्लेनी-क्रीडल इक्वेशन जो होता है, ब्लेनली-क्रीडल जो हो गया, नेक्स्ट है ब्लेनली-क्रीडल जो होता है किसके लिए निकालते हैं, कंजप्टिव यूज का। हम लोग पीछे भी देखे थे, जो ब्लेनली-क्रीडल मेथड जो था वो कंजप्टिव यूज इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं सी का 5 हो गया। शेरमैन जो था यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया था इसके द्वारा 1909, तो शेरमैन जो होगी यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका जो ऑप्शन जो होगा वो मैच करके देखते हैं कितना हो रहा है। तो डाल्टन नहीं था, सैंडर किस में मैच किया था मेरा, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के, तो ए बी का 4 मेरा इसमें है, ठीक है। ब्लेनी-क्रीडल होता है कंजप्टिव यूज के लिए, दैट इज बी। सी का 5 मेरा किस में दिया हुआ, सी का 5 इसमें दिया हुआ और इसमें दिया हुआ। मीन्स यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरा सी करेक्ट है, लेकिन शेरमैन जो होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डी का एक मेरा इसमें है, जैसे सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कल्वर्ट इज अ डिजाइन फॉर ए पीक flow QP on the basic operational formula if the storm of the same intensity as used in the design and twice the duration occurs, then the resulting pitch। बोल रहा है कि ड्यूरेशन को अगर हम डबल कर दिया जाए, ड्यूरेशन जो है डबल कर दिया जाए तो डिस्चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं QP का जो वैल्यू होता है रेशनल फार्मूला में 1/36 के आई इंटू ए, ये फार्मूला होता है। तो इसमें कहीं भी ड्यूरेशन टर्म नहीं आ रहा है, मीन्स टाइम का कहीं पे जिक्र नहीं है, मीन्स फार्मूला में टी का वैल्यू कहीं नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम ड्यूरेशन को डबल करते हैं तो भी मेरा जो क्यू का वैल्यू है वो कांस्टेंट रह जाएगा, तो इस तरह से देखा जाएगा डबल करने के बाद भी जो क्यू है वो QP रह जाएगा, क्योंकि QP बराबर होता है 1/36 के आई ए, कहीं पर भी टी नहीं आया। इस तरह से मेरा ए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का। मैचिंग में क्या कर रहा है? स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक स्टोरेज, 4 टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, एक फार्मूला होता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू पोरिसिटी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन और पोरिसिटी में रिलेशन। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पेपर। रिटेन कर रहा मीन्स स्पेसिफिक रिटेंशन मीन्स सी का 1 हो गया। स्पेसिफिक यील्ड वॉल्यूम ऑफ ड्रेन बाय ग्रेविटी पर यूनिट। ड्रेन कर रहा मीन्स स्पेसिफिक यील्ड ए का 2। तो इस तरह से देखा जाए तो ए का 2 हो गया और सी का 1 हो गया। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। स्पेसिफिक कैपेसिटी हम लोग पढ़े थे डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कहीं पर है डिफरेंस ऑफ पोरोसिटी, नहीं। बेल यील्ड पर यूनिट ड्रा डाउन, हाँ। चार्ज जो कह रहा है वो है स्पेसिफिक यील्ड पर यूनिट ड्रा डाउन मीन्स सी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए ए का 2, बी का 4, सी का 1। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए का मेरा आ रहा था स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड कौन होता था? स्पेसिफिक यील्ड होता था स्पेसिफिक ड्रेन में ए का 2 और 1 का 2, बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गया बेल्ट पर यूनिट ड्रा डाउन, बी का 4। बी का 4 एक ही में दिया हुआ मीन्स बी का 4 एक ही में दिया हुआ, दैट इज मेरा ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन बराबर पोरोसिटी होता है। यील्ड होता है यील्ड कितना किया वो, रिटेंशन मीन्स यील्ड कितना हुआ स्पेसिफिक यील्ड पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको यील्ड बोलते हैं। रिटेंशन कितना रिटेंड किया वो, पोरोसिटी हम लोग जानते हैं पोरोसिटी सॉइल का। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पूरा खत्म हो गया। तो टोटल हम लोग इसमें हम लोग सॉल्व कर लिए 200 से लेकर के हम लोग 248 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इस तरह से मेरा ये चैप्टर जो है इरिगेशन का यहाँ पर एंड करता है। नेक्स्ट चैप्टर फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए इसको देखिए।